हेलो गाइस। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पेपर 6D CA फाइनल रेरा एक्ट, द रेरा स्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016। तो ये एक्ट का सबसे पहले हम ये देख लें कि पर्पस क्या था, ये एक्ट क्यों आया था। तो जो बिल्डर्स थे, लोगों के साथ ना क्या धोखा हो रहा था। पहले हमें कोई बिल्डिंग खरीदनी होती तो जो ये बिल्डर्स होते थे ना, हमारे को कह देते थे कि वो घर है इतना बढ़िया है, उसमें ये लगा हुआ है। ये हमारे को झूठ बोल देते थे कि मैं आपको इतना बढ़िया घर दिला दूंगा, ऐसा घर आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये घर अक्षय कुमार के घर के पास है, शाहरुख खान के घर के पास है, ठीक है। बाद में पता चलता था ऐसा कोई चीज़ नहीं निकलती थी उस घर में। तो बहुत सारे लोगों के साथ धोखा हो रहा था। इस धोखे को बचाने के चक्कर में गवर्नमेंट ने एक एक्ट लेके आया, रेरा एक्ट, ताकि किसी के साथ धोखाधड़ी ना हो जाए। बिल्डर्स क्या करते थे, एरिया दिखाते ज़्यादा थे और देते कम थे, बाद में फिर लड़ाइयाँ होती थी। तो गवर्नमेंट को लगा कोई ना कोई तो इनकी प्रोटेक्शन के लिए एक एक्ट होना चाहिए। तो इस एक्ट को फिर लाया गया। तो सबसे पहले तो हिस्ट्री वगैरह दी हुई है, इसकी हिस्ट्री। और उसके बाद इस चैप्टर में क्या कर रखा है इन्होंने, समरी दी हुई है पूरे चैप्टर की यहाँ से। तो पहले हम डिटेल में जाएंगे इस चैप्टर के, और ये समरी फिर हम लास्ट में देख लेंगे, क्योंकि पहले हम डिटेल में ही पढ़ लेंगे तो अच्छे से ही समझ आ जाएगा। 67 पॉइंट में पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा ये तुम्हारा वैसे समरी में। तो हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं एक बार स्कोप ऑफ रेरा से डिटेल में। तो सबसे पहले कहता है ये एक्ट है जो कवर करता है बोथ रेजिडेंशियल एज वेल एज कमर्शियल। पहली बात तो ये एक्ट के अंदर हम रेजिडेंशियल एरिया भी कवर करेंगे, दूसरा कमर्शियल एरिया वो भी कवर करेंगे। तो दोनों के ऊपर रेरा एक्ट लगेगा, यानी कि बिल्डिंग होनी चाहिए कोई भी, उन दोनों के ऊपर हम रेरा एक्ट को एप्लीकेबल करेंगे। सेकंड पॉइंट कहता है ऑन गोइंग प्रोजेक्ट फॉर विच द कंप्लीशन सर्टिफिकेट हैज़ बीन इशूड कम अंडर द प्रीव्यू ऑफ दिस एक्ट। अब जब ये एक्ट आया था, जो कुछ जहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रही थी, तो उनको भी बोला गया कि पहले वाले तो चलो ठीक है, जो अब कंस्ट्रक्शन चल रही है जिनके अभी घर कंप्लीट नहीं हुए, उनको भी रेरा के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी कर दिया कि आप अपने घर को पहले रजिस्ट्रेशन करवाएं हमारे पास। आगे लिखा हुआ है कि अगर आपके घर जो है वो 500 स्क्वायर मीटर एरिया से ज़्यादा है, या फिर 8 डिपार्टमेंटल से ज़्यादा है, 8 अपार्टमेंट से, तो इसका मतलब अगर हम बात करें, आगे एग्जाम्पशन का पॉइंट भी आएगा, अगर आपका एरिया 500 स्क्वायर मीटर से कम है या 8 अपार्टमेंट से कम है, तो आपको रेरा के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है। अगर 500 से ज़्यादा है या 8 अपार्टमेंट से ज़्यादा है तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है। तो जब पहले रेरा एक्ट आया था तब कंस्ट्रक्शन चल रही थी, जो एरिया 500 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा था या 8 अपार्टमेंट से ज़्यादा था, तो उनको रेरा वालों ने बोला कि आप रेरा के अंदर हमें रजिस्टर करवाएं अपने आप को। इफ़ द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कंसीडर इट इज़ नेसेसरी इट में रिड्यूस द थ्रेशोल्ड बिलो। आने वाले टाइम में ये लिमिट को कम कर सकता है अगर ऐसा कभी हुआ तो। अगला पॉइंट कहता है नो रजिस्ट्रेशन अंडर रेरा इज रिक्वायर्ड फॉर द पर्पस ऑफ रेनोवेशन एंड रिपेयर। अगर आपको किसी घर के अंदर रेनोवेशन करवानी हो, रिपेयर करवानी हो, तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है रेरा के अंदर। विच डज नॉट इन्वॉल्व मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, सेलिंग। यहाँ से इंस्टीट्यूट ने एक क्वेश्चन पूछ लिया था कि वो ना रिपेयर के लिए, किसी ने रिपेयर करवाई रेनोवेशन के लिए, और रिपेयर करवा के क्या कर दिया, मार्केटिंग कर दी, एडवर्टाइजिंग करवा दी उसने कि मुझे ये घर बिकवाना है, तो वहाँ पर रजिस्ट्रेशन ना आपका कंपलसरी हो गया था। क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नो रजिस्ट्रेशन अंडर रेरा इज रिक्वायर्ड रेनोवेशन रिपेयर विच डज नॉट इन्वॉल्व मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग। एक एक लाइन इंपॉर्टेंट होती है, इस पेपर को मजाक मत लेना। ये पेपर ऐसा नहीं है कि आपने एक समरी में पढ़ लिया, फटाफट में कोई स्पीड में आपने कोई वीडियो देख ली और आप सोचो कि इसके अंदर मार्क्स आ जाएंगे, 60 मार्क्स आ जाएंगे। एक एक लाइन पढ़नी पड़ेगी आपको इस सब्जेक्ट की। इतना आसान नहीं है। इंस्टीट्यूट ने ओपन बुक का जो पेपर रखा है कुछ सोच समझ के रखा हुआ है, उतना ही टाइम देना जितना कि आप दूसरे सब्जेक्ट को दे रहे हो। इस लाइन से इंस्टीट्यूट ने केस स्टडी में इतना बड़ा क्वेश्चन डाल दिया था। चलो अगला पॉइंट आता है, इन केस एनी स्ट्रक्चरल डिफेक्ट। मान लो आने वाले टाइम में कोई स्ट्रक्चरल डिफेक्ट आ जाता है, आपके घर, आपने घर बना के दे दिया हमें, ठीक है, अब हम घर में रह रहे हैं, 2 साल बाद, 3 साल बाद कभी ऐसे लगता है कि ये इस घर में आपने हमारे से पैसे तो ज़्यादा लिए, चीज़ तो आपकी टूट भी गई, कोई पत्थर था टूट गया, ठीक है, जो किचन का काम था करवा रखा था आपने,
वो आपका कोई ख़राब हो गया, पत्थर वगैरह टूट गए, फर्नीचर टूट गया, तो कोई भी स्ट्रक्चरल डिफेक्ट है अगर कोई, या कोई एनी डिफेक्ट है वर्कमैनशिप के अंदर, काम में, क्वालिटी में, आपको बोला था मैंने इस क्वालिटी का यहाँ पे सामान लगाया है, जब ही वो क्वालिटी ना निकली, पुअर क्वालिटी निकली, कोई स्ट्रक्चरल डिफेक्ट है, 5 साल तक आप उसको स्ट्रक्चरल डिफेक्ट के लिए बिल्डर को बोल सकते हो कि ये घर में स्ट्रक्चरल डिफेक्ट हो गया, हमारे को ठीक करके दे। अब जैसे ही आपने उसको 5 साल के अंदर अंदर बोला, मान लो 3.5 साल हो गए, आज 3.5 साल बाद आपने उसको क्वालिटी के लिए बोल दिया बिल्डर को कि स्ट्रक्चरल डिफेक्ट है, हमें ठीक करवा के दे, तो अगले 30 दिन के अंदर अंदर, विदिन 30 डेज, आपको वो विदाउट एनी चार्ज आपको वो स्ट्रक्चरल डिफेक्ट ठीक करके देगा। तो यहाँ पे हाईलाइट कर लो 5 ईयर्स को, 30 डेज को, विदाउट एनी चार्ज को। ठीक है, यहाँ से इंस्टीट्यूट एमसीक्यूज पूछ सका है रियल पेपर के अंदर। अब अगला पॉइंट क्या कहता है, टू अल्टर ए प्रोजेक्ट प्लान, स्ट्रक्चर डिजाइन, स्पेसिफिकेशन ऑफ प्लॉट, अपार्टमेंट बिल्डिंग, प्रमोटर हैज टू गेट द कंसेंट ऑफ मिनिमम 2/3 आफ्टर द नेसेसरी डिस्क्लोजर। अब मान लो इसको कोई स्ट्रक्चरल डिज़ाइन के अंदर चेंज करना हो, पहले इसने बताया था कि 2 कमरे होंगे, बीच में ऐसे ऐसे एरिया होगा, यहाँ पर वॉशरूम होगा, यहाँ पर किचन होगी। अब बाद में कोई स्ट्रक्चरल डिज़ाइन इसने चेंज करना है, ठीक है, तो कम से कम 2/3 जो अलॉटीज होंगे ना, पूरे अपार्टमेंट जो, ये तो पूरा बिकता है ना, अब एक अपार्टमेंट के अंदर 100 घर होंगे कम से कम 2/3 अलॉटी उसको अप्रूवल देंगे कि ये चेंज कर ले, तो ही करोगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे आप। तो कम से कम जो आपको जितने भी अलॉटीज़ हैं उनमें 2/3 अलॉटी कम से कम आपको असेंट दें कि हाँ स्ट्रक्चरल डिज़ाइन है, जो चेंज करना है कर ले, अल्टर कर ले तो कर सकते हो, अदरवाइज़ नहीं कर सकते। एक लाइन इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी एमसीक्यूज आ चुका। चलो अगला पढ़ते हैं, प्रमोटर शैल नॉट एडवर्टाइज, मार्केट, बुक और सेल एनी प्लॉट एट अपार्टमेंट बिल्डिंग विदाउट रजिस्ट्रेशन। जो प्रमोटर है वो किसी भी घर को बेच नहीं पाएगा, किसी भी अपार्टमेंट को बेच नहीं पाएगा विदाउट एनी रजिस्ट्रेशन, बिना रजिस्ट्रेशन के तो आप बेच ही नहीं सकते। द रजिस्ट्रेशन इज वैलिड फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड एज मेंशन बाय द बिल्डर इन एप्लीकेशन फॉर्म। उस एप्लीकेशन फॉर्म में डाल दिया जाता है कि ये कितने टाइम के लिए वैलिड है। एडवर्टाइजमेंट और प्रोस्पेक्टस इशूड बाय द प्रमोटर शैल मेंशन वेबसाइट एड्रेस। अब जो ये एडवर्टाइजमेंट दे रहा हूँ, प्रोस्पेक्टस दे रहा हूँ प्रमोटर, उसके अंदर वो मेंशन करेगा कि हमारी वेबसाइट कौन सी है, जहाँ पर तुम्हारी घर की पूरी डिटेल है उसके ऊपर है। आप जाके चेक कर लो, लॉगिन आईडी पासवर्ड बता देंगे, रजिस्टर्ड आपका वो घर, आपका रजिस्टर वहाँ पे आ जाएगा कि ये इसका रजिस्ट्रेशन नंबर है। द अलॉटी शैल बी रिस्पॉन्सिबल टू मेक द नेसेसरी पेमेंट ऑन टाइम एट प्रॉपर प्लेस, शैल बी लाइबल टू पे इंटरेस्ट एट प्रिस्क्राइब्ड रेट फॉर एनी डिले। जो अलॉटी है वो रिस्पॉन्सिबल होगा नेसेसरी पेमेंट देने के लिए टाइम पे, बिल्डर को टाइम पे पेमेंट देनी है, और अगर लेट करोगे तो फिर आपको इंटरेस्ट और पे करना पड़ेगा। वेयर द रियल एस्टेट प्रोजेक्ट इज टू बी डेवलप इन फेसिस। अगर मान लो कई बार क्या होता है कि अपना रियल प्रोजेक्ट है वो आपके फेसिस के अंदर डेवलप करवा रहे हो आप, उसके बहुत सारे फेस हैं, तो हर फेस को एक स्टैंड अलोन माना जाएगा, अलग माना जाएगा, और हर फेस का आपको रजिस्ट्रेशन अलग से लेना पड़ेगा। यहाँ से इंस्टीट्यूट एक क्वेश्चन पूछ चुका है, एक लाइन इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी जो प्रॉपर्टी है वो फेसिस के अंदर है तो हर फेस को स्टैंड अलोन माना जाएगा, और हर फेस का रजिस्ट्रेशन आपको कंपल्सरी सेपरेटली लेना पड़ेगा। द रियल एस्टेट एजेंट हु इंटेंड टू सेल एनी प्लॉट फ्लैट ऑफ रजिस्ट्रेशन रियल एस्टेट प्रोजेक्ट हैव टू रजिस्टर देमसेल्फ विद द रिस्पेक्टिव स्टेट रियल एस्टेट रेगुलेशन अथॉरिटी। हर स्टेट के अंदर, मतलब आप स्टेट के अंदर, रेरा एक्ट के अंदर आपको स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा जहाँ पर आपकी प्रॉपर्टी है, एजेंट को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं, बेनिफिट क्या है फिर रेरा के फॉर अलॉटीज के लिए। अब कुछ पॉइंट इसके अंदर ऊपर वाले आ जाएंगे। अब अलॉटी के पॉइंट ऑफ व्यू से रेरा एक्ट के अंदर क्या बेनिफिट है, तो सबसे पहले बेनिफिट ये है कि तेरा कभी भी घर 5 साल के अंदर कभी भी तेरे को लगे ना स्ट्रक्चरल डिफेक्ट है, 5 साल के लिए अप्लाई कर दियो, 30 दिन के अंदर अंदर विदाउट एनी चार्ज तेरे को ठीक करवा के दे देंगे। द एक्ट प्रिस्क्राइब सर्टेन लायबिलिटी इफ प्रमोटर डिले द प्रोजेक्ट। अब देखो अलॉटी अगर गलती करेगा तो अलॉटी को फुल रिफंड वापस करना पड़ेगा विद इंटरेस्ट। दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से ही है ये दोनों पॉइंट। अगर प्रमोटर डिले करते हैं तो प्रमोटी, अब यहाँ पर क्या है, प्रमोटर ने डिले कर रहा है प्रोजेक्ट, तो अलॉटी का राइट है, बेनिफिट है कि उसको पूरा रिफंड दे दिया जाएगा विद इंटरेस्ट के साथ। और इसका वाइस वर्सा भी होता है, अगर अलॉटी ने वो करा ना, डिले करा, तो इसको विद इंटरेस्ट प्रमोटर को पैसे दे लिया, और सेम इंटरेस्ट है दोनों का।
RERA is applicable to all ongoing project. Customer looking at purchase and agreement ongoing project will be ensured full protection under this act. जो ongoing project थे उनको भी full protection दी गई है, ये बात भी हमारी कवर होगी पहले। द कारपेट एरिया हैज़ बिन डिफाइंड अंडर दिस एक्ट। इस एक्ट के अंदर ना कारपेट एरिया डिफाइन कर दिया था, क्योंकि पहले ना कारपेट एरिया का मतलब क्या होता है कि किस जगह के आपको पैसे देने हैं। पहले वो दिखा देते थे हम ये दे देंगे, हम बालकनी दे देंगे, हम बरामदा दे देंगे, हम इतनी चीज़ें दे देंगे, बार स्टेयर्स दे देंगे, बड़ी चीज़ें बता के ना घर ऐसे कह के बड़ा बता के घर चेप देते थे हमारे। अब ने रेरा एक्ट के अंदर बता दिया कि कारपेट एरिया डिफाइन करेंगे हम, कारपेट एरिया के हिसाब से पैसे लेने हैं आपको। नीचे आएगा डिटेल में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कारपेट एरिया। तो कारपेट एरिया हैज़ बीन डिफाइंड अंडर दिस एक्ट टू इंक्लूड एरिया विद इन 4 वॉल, एक 4 दीवारी के अंदर जो घर होगा। प्रमोटर इज़ अनएबल टू इन्फ्लेट सच एरिया, जो प्रमोटर है वो एरिया को इन्फ्लेट नहीं कर पाएगा कि मैं उसे ज़्यादा चार्ज ले लूँ। रेरा हैज़ बीन इन्फोर्स टू बूस्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ द बायर। रेरा एक्ट जब आया ना तो बायर्स का जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट कर दिया उसने, क्योंकि अब उनको प्रोटेक्शन मिल गई ना। विद द इन्फोर्समेंट ऑफ रेरा इन्वेस्टमेंट ऑफ द बायर आर सेफर। रेरा एक्ट ने ये भी बोला हुआ है कि अगर जो अब जैसे रिसिपेंट से प्रमोटर ने पैसे ले लिए, ठीक है, आपने उसको पैसे दे दिए बिल्डर को, तो बिल्डर क्या करेगा 70% पैसा आपके ना, जितना पैसे आपने उसको दिया था उसका 70% पैसा डिपॉजिट करके रख देगा अलग से अकाउंट के अंदर। और जैसे कि 30% इसको हाथ में रखना पड़ेगा ना, थोड़ा मोटा सामान भी तो लाना पड़ता है। और जैसे जैसे घर चलता जाएगा प्रोपोर्शनेट अमाउंट, जैसे जैसे 10% घर शुरू हुआ 10% पैसा निकाल लिया, 20% घर शुरू हुआ, जैसे जैसे प्रोजेक्ट कंप्लीट होता जाएगा पैसे निकालता जाएगा प्रोपोर्शनेट टू द परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। तो आपका पैसा सेव पड़ा है वो यूज़ नहीं कर पाएगा। 70% पैसा याद रखना, हाईलाइट करके रखना, 70% ऑफ द रिसीप्ट्स रिक्वायर्ड टू बी डिपॉजिटेड बाय द प्रमोटर इन द डेजिग्नेटेड अकाउंट। Promoter has to mandatorily disclose every detail of the project on the website of the authority। अब प्रमोटर के द्वारा जितने भी इसने घर बनाए हैं ना, जितनी भी बिल्डिंग बनाई है, हर प्रोजेक्ट की डिटेल वो वेबसाइट पे डालेगा और उसको क्वार्टरली बेसिस पे अपडेट करता रहेगा कि मैंने अब इतना घर बना दिया, मेरा यहाँ काम चल रहा है, उसमें मैंने ये कर दिया, पूरी डिटेल प्रमोटर को पेनलाइज कर दिया जाएगा अगर उसने कोई फॉल्स रिप्रेजेंटेशन दी। कल को ये प्रूव हो गया ना प्रमोटर ने फंडियाँ मार कर उसको दे दिया, बायर को चेप दिया कोई, ठीक है, घर, तो क्या हो जाएगा, फॉल्स रिप्रेजेंटेशन के लिए उसको पेनलाइज कर दिया जाएगा। द प्रपोज प्रोजेक्ट शैल बी डेवलप्ड कम्प्लीटली बाय द प्रमोटर इन द अकॉर्डेंस विद द सैंक्शन प्लान। इनके जो मैप बनते हैं ना, घर बनाने से पहले एक मैप बनता है, नक्शा बोलते हैं, वो नक्शे के अकॉर्डिंग सेक्शन प्लान के लेआउट प्लान के अकॉर्डिंग ये घर बनाया जाएगा। प्रमोटर कैन नॉट मेक एनी अदर अल्ट्रेशन एडिशन इन द सेक्शन प्लान। प्रमोटर इसके अंदर चेंज कर ही नहीं पाएगा अल्ट्रेशन जब तक 2/3 अलॉटी की कंसेंट ना मिल जाए, चेंज नहीं कर पाएगा उसके अंदर। प्रमोटर कैन नॉट ट्रांसफर असाइन हिज मेजोरिटी राइट लाइबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट टू ए थर्ड पार्टी विदाउट ऑब्टेनिंग प्रायर रिटन कंसेंट फ्रॉम 2/3 अलॉटी। अब प्रमोटर है, प्रमोटर को कुछ हो जाता है, ठीक है, कोई भी कुछ हो जाता है उसको, तो वो अपना ये मेजोरिटी राइट असाइन करना चाहता है, तो कम से कम 2/3 लोग अलॉटी ये माने प्रमोटर को छोड़ के। मान लो उसी बिल्डिंग के अंदर मान लो 100 घर है, 100 में से 50 घर तो भी मेरे पास ही हैं, या 70-75 घर, मतलब मान लो 70 घर मेरे पास है, अभी 30 ही घर बेचे थे मैंने, तो उसका 2/3 तो मेरे पास ही है, तो फिर तो अप्रूवल मैं ही दे दूंगा। ऐसे तो मैं 30 दिनों के 30 घरों के पैसे लेके भाग दूंगा, हर बार ऐसे कर दूंगा। मैं तो एक अपार्टमेंट ले लूँगा पूरी, इसमें 100 घर रहेंगे, 30 घर के बेचने की बात कर दिया करूँगा सबके साथ, उनसे पैसा ले लिया, 2/3 मेरे पास है और मैं तो भाग जाऊँगा। तो इन्होंने क्या बोला, ये तो फिर गलत हो जाएगा काम। तो प्रमोटर कैन नॉट ट्रांसफर असाइन मेजोरिटी राइट लाइबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट टू ए थर्ड पार्टी विदाउट ऑब्टेनिंग प्रायर रिटन कंसेंट ऑफ 2/3। यहाँ तक तो बात ठीक थी। एक्सेप्ट द प्रमोटर के जो बिल्डिंग है ना उसके अंदर प्रमोटर के जो घर हैं उसको छोड़ दो, लोगों के घर देखो, दूसरों के घर कितने हैं, उसका 2/3 प्रायर कंसेंट लेनी है आपको, बेच नहीं पाओगे राइट। पूरी प्रोटेक्शन दी है लोटी को पूरी। ट्रांसफर और असाइनमेंट शैल नॉट अफेक्ट द अलॉटमेंट ऑफ सेल ऑफ अपार्टमेंट एज केस में भी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट मेड बाय द erstwhile प्रमोटर। बोथ द प्रमोटर एज वेल अलॉटी, दोनों को सेम रेट से टैक्स पे करना है अगर डिफॉल्ट करोगे तो। अगर प्रमोटर ने डिफॉल्ट करा तो प्रमोटर उसको इंटरेस्ट पे करेगा अलॉटी को, अलॉटी ने पैसे देने से मना कर दिया, बाद में डिले कर रहे हैं
ले नहीं रहा तो अलॉटी पैसा प्रमोटर को देगा सेम इंटरेस्ट ऑफ रेट से। इन केस ऑफ एनी डिफेक्ट इन द प्रॉपर्टी, एनी डिफेक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ तो 3 स्टार लगा देना। इन केस ऑफ एनी डिफेक्ट इन द टाइटल ऑफ द प्रॉपर्टी, टाइटल के ऊपर हाईलाइट करके रखो पूरा अच्छे से। ऊपर क्या था, स्ट्रक्चरल डिफेक्ट था, नीचे यहाँ पे क्या है, टाइटल। अगर प्रॉपर्टी के टाइटल को लेकर दिक्कत आ गई, मान लो 15 साल बाद आपको पता चला ये घर तो इसने क्या करा था, टाइटल ही आपके नाम पे नहीं है, ये तो इसने फ्रॉड करा था, किसी की बंदूक लगा के ले लिए प्रॉपर्टी, और 15 साल बाद वो केस जीत गया। अब पता चला ये तो प्रॉपर्टी है उसकी थी नहीं, ये तो प्रॉपर्टी किसी और की है। टाइटल को लेके कभी भी दिक्कत आ देना लाइफ टाइम में, फाउंड एनी टाइम आफ्टर द पोजेशन इज गिवन टू अलॉटी, ही इज एंटाइटल्ड टू क्लेम कंपनसेशन। प्रमोटर से आप लीगल तरीके से कंपनसेशन क्लेम कर सकते हो। सच ए क्लेम इज नॉट बार्ड बाय लिमिटेशन, इसका मतलब है विदाउट एनी लिमिटेशन, टाइम लिमिट, टाइम की यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, पूरी लाइफ टाइम आप कभी भी अगर आपको लगता है ना टाइटल में दिक्कत है तो आप अपने पैसे वापस ले सकते हो। अलॉटी के तो मजे हो गए ये चैप्टर आने के बाद। अथॉरिटी एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल हैव बीन एस्टेब्लिश्ड अंडर दिस एक्ट फॉर ग्रीवेंस, इसके बाद भी अगर कोई दिक्कत है ना आपको, अथॉरिटी बना दी अपीलेट ट्रिब्यूनल, अपील करो। उसके बाद हमारी डेफिनेशंस आती हैं। तो पहले तो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर की दी हुई है, याद करने की जरूरत नहीं है। एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट मीन्स एनी डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब्ड इशूड एज एडवर्टीजमेंट थ्रू एनी मीडियम। अब आपने किसी अपनी प्रॉपर्टी को एडवर्टीजमेंट करना है, एडवर्टाइज करना है, तो किसी भी तरीके से करो, किसी भी तरीके से, एनी नोटिस, सर्कुलर, डॉक्यूमेंट, पब्लिसिटी इन एनी फॉर्म, हम उसको क्या कर देंगे, एडवर्टाइज मान लेंगे, किसी भी मैनर के अंदर करो आप। एनी डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब issued as advertisement through any includes any notice, circular, other document, इन्फॉर्म पर्सन अबाउट रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, आप इन्फॉर्म कर रहे हो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के बारे में, ऑफरिंग कर रहे हो सेल के बारे में, सेल ऑफ प्लॉट बिल्डिंग, इनवाइट कर रहे हो पर्सन को कि तू परचेज कर, या फिर टू मेक एडवांस और डिपॉजिट फॉर सच पर्पस। नीचे एग्जांपल से समझो। डज एडवर्टीजमेंट इंक्लूड सॉलिटिशन बाय ईमेल, क्या ईमेल के थ्रू अगर आप किसी को आप बताते हो, व्हाट्सएप के थ्रू बताते हो, सोशल मीडिया के थ्रू बताते हो, तो वो भी एडवर्टीजमेंट ही होती है ना। हाँ, ऊपर बोला तो है किसी भी फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में, थ्रू एनी मीडियम, तो ये भी तो आ गया, SMS, व्हाट्सएप, ये भी तो सारे कवर हो गए, इसको भी हम एडवर्टीजमेंट मानेंगे। तो इस एक्ट के अंदर कहीं भी एडवर्टीजमेंट वर्ड आ जाए तो ये पूरी डेफिनेशन वहाँ पे काम आएगी आपकी एडवर्टीजमेंट, यानी कि एडवर्टीजमेंट किसी भी मोड में करो, बस एडवर्टीजमेंट ही होती है। एग्रीमेंट फॉर सेल मीन्स एंटर फॉर एग्रीमेंट बिटवीन प्रमोटर और अलॉटी। चलो, अलॉटी कौन होता है, अब इसमें अलॉटी कौन होता है, देने वाला बिल्डर कहलाता है, जो ये बनाता है हमारे लिए घर, और जो ये बायर्स होते हैं उनको अलॉटी बोला जाता है। अलॉटी द पर्सन टू हुम प्लॉट अपार्टमेंट बिल्डिंग केस में भी हैज़ बीन अलॉटेड, जिनको ये बेची जाती है, चाहे फ्री होल्ड हो चाहे लीज होल्ड हो, अदरवाइज ट्रांसफर्ड बाय द प्रमोटर। इंक्लूड द पर्सन हु सब्सिक्वेंटली एक्वायर, इसके अंदर वो बंदा भी इंक्लूड है जो सब्सिक्वेंट सेल करने के लिए खरीदता है, यानी कि मैंने तुम्हें बेची, तुमने आगे बेची किसी को, तो तुम्हारे ऊपर भी ये रेट एप्लीकेबल होएगा। ट्रांसफर अदरवाइज बट डज नॉट इंक्लूड ए पर्सन टू होम सच प्लॉट अपार्टमेंट एज गिवन इन द रेंट, लेकिन अगर आपने किसी को रेंट पे दे दिया तो उस बंदे के ऊपर रेट एक्ट नहीं लगेगा। यानी कि दोबारा देखते हैं आपको, द पर्सन टू होम ए प्लॉट अपार्टमेंट बिल्डिंग केस में भी हैज़ बीन अलॉटेड ट्रांसफर बाय द प्रमोटर, यहाँ तो आप मेरे को अलॉटी बोला जाएगा। इंक्लूड्स द पर्सन हु सब्सिक्वेंटली एक्वायर्ड द सैड अलॉटमेंट थ्रू सेल ट्रांसफर बैटर, आपको भी अलॉटी बोला जाएगा। आपने आगे रेंट पे चढ़ा दिया तो उसको अलॉटी नहीं बोला जाएगा, वो रेरा के मजे नहीं ले सकता, आप दोनों ले सकते हैं। डज नॉट इंक्लूड ए पर्सन टू होम सच प्लॉट अपार्टमेंट बिल्डिंग गिवन ऑन ए रेंट, तो वो तुम्हारा टेनेंट है, वो रेरा के मजे नहीं ले सकता, उसको अलॉटी नहीं बोलेंगे इस एक्ट के अंदर, वो अलॉटी नहीं है तो इस एक्ट के अंदर आएगा ही नहीं। डज ऑफ द टर्म अलॉटी इंक्लूड पर्सन हु हैज एक्वायर्ड प्रॉपर्टी थ्रू सेकेंडरी सेल, अभी तो बोला सब्सिक्वेंट सेल भी इसके अंदर कवर होती है, सेकेंडरी सेल। मिस्टर ए हैज गिवन ए पोर्शन ऑफ बिल्डिंग ऑन रेंट, ये नहीं होएगा, ये अलॉटी के अंदर नहीं आता। डेफिनेशन ऑफ अलॉटी डज नॉट इंक्लूड पर्सन टू होम प्रॉपर्टी गिवन ऑन द रेंट, इसका मतलब मिस्टर बी है को एग्जाम्पल नंबर 3 में वो हमारा अलॉटी नहीं होएगा, एग्जाम्पल नंबर 2 के अंदर है वो कवर हो जाएगा।
अपार्टमेंट, अपार्टमेंट किसी भी ब्लॉक को बोल सकते हो, चैम्बर को बोल सकते हो, डिवेलिंग यूनिट्स, फ्लैट, ऑफिस, शोरूम, शॉप, गोडाउन, प्रीमाइसेस, इन सबको हम अपार्टमेंट बोलते हैं यहाँ। ये एक सिंपल टॉपिक है, सिंपल रीडिंग। कोई भी शोरूम यूज इंटेंडेड टू बी यूज फॉर एनी रेजिडेंशियल कमर्शियल यूज हो, चाहे रेजिडेंशियल यूज हो चाहे कमर्शियल यूज हो, रेयर एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा आपके ऊपर। रूम बने होते हैं उसके अंदर एक से ज़्यादा, फ्लोर्स बने होते हैं, सारा इसके अंदर कवर हो जाएगा। इफ़ रेजिडेंशियल अपार्टमेंट में बी यूज एज ए रेजिडेंस and if commercial तो it may be used as a office, shop, showroom, godown, utilized for the carrying of any business, occupation, profession, trade, further any other type of use which is ancillary to specified purpose is also included। मतलब आप उस प्लॉट को, उस घर को, उस कमर्शियल बिल्डिंग को किसी मर्जी पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हो, सब कुछ इसके अंदर कवर हो जाएगा, हम उसको अपार्टमेंट बोलेंगे, रेयर एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा आपके। ट्रिब्यूनल गवर्नमेंट, ये नहीं पढ़ने की ज़रूरत आपको। कारपेट एरिया मोस्ट इम्पोर्टेंट। कारपेट एरिया मीन्स नेट यूजेबल फ्लोर एरिया अपार्टमेंट एक्सक्लूडिंग द एरिया कवर्ड बाय एक्सटर्नल वॉल। अब आप अपने दिमाग में अपना घर ले लो, घर में गेट से आप एंटर हुए, वो वाला एरिया छोड़ दो, उसको एक्सटर्नल वॉल बोलते हैं, वो कारपेट एरिया में नहीं आता। अब आप घर के अंदर आए तो बरामदा शुरू हो गया आपका, ये भी छोड़ दो, ओपन एरिया जो है ग्रास वगैरह लगी हुई यहाँ पे, ये एरिया छोड़ दो। अंदर आ जाओ, बरामदा शुरू हो गया, ये भी छोड़ दो, कारपेट एरिया भी शुरू नहीं हुआ। अब जब रूम के अंदर एंटर कर रहे हो, यहाँ से आपका कारपेट एरिया शुरू हो गया। बाहर की जो चीज़ें हैं ना वो सारा इन्होंने एक्सक्लूजन कर दिया। देखो एक्सक्लूजन में देखो क्या क्या डालते हैं, कवर्ड बाय एक्सटर्नल वॉल छोड़ दो, बाहर की सर्विस शाफ्ट छोड़ दो, बालकनी बरामदा छोड़ दो, ओपन टेरेक एरिया जो अपना बरामदा वगैरह हो सब छोड़ दो एक बार। इंक्लूजन कारपेट एरिया में कौन सा लेना है, सिर्फ इंटरनल पार्टीशन वाल, जो आपके रूम के अंदर पार्टीशन वाल्स है ना, जो दीवारें आपकी वो कवर होएंगी, लेकिन जो घर के बाहर आपकी एक्सटर्नल वाल्स हैं वो कारपेट एरिया में नहीं आएंगी। तो कारपेट एरिया बता के आपको, मतलब आपको ना रूम के हिसाब से पैसे लेने हैं। जो बरामदा है वो तो वहाँ पे ना एक्सटेंडेड एरिया होता है। ये जो बाहर की, अपने बड़े शहरों के अंदर क्या होता है, थोड़ी सी जगह आगे छोड़ दो घर के, थोड़ी सी जगह पीछे छोड़ दो, एक्सटर्नल वाल है। अरे ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है, ये तो हर घर में होंगी। तू अंदर की बात कर, इंटरनल वाल यानी कि कारपेट एरिया बता किस टाइप का है, कितने रूम्स हैं वगैरह वगैरह, उस हिसाब से पैसे लेंगे अपन। अब इसके अंदर क्या चोरी हो ही नहीं पाएगी आपकी। फिर भी इन्होंने एक डिफरेंस दी हुए हैं, देख लेते हैं आप तीनों। कारपेट एरिया, बिल्टअप एरिया और सुपर बिल्टअप एरिया क्या होते हैं। कारपेट एरिया इन सिंपल वर्ड मींस एरिया दैट कैन बी कवर्ड बाय द कारपेट से द इनर डिस्टेंस बिटवीन द वॉल्स, जो अंदर के होएगा ना आपका। और ये लाइन को हाईलाइट कर लेना। मान लो आपके घर में कोई लिफ्ट लगी हुई है, लिफ्ट लॉबी तो कवर ही नहीं करता कारपेट एरिया में, ओपन एरिया तो कवर ही नहीं करता, कमरे लेता बस। तो कहीं भी आपकी कमर्शियल बिल्डिंग है, वहाँ पे लिफ्ट लगी हुई है, लॉबी है, बाहर का एरिया है, कॉमन एरिया है, ग्रास लगी हुई है, सब छोड़ दो, सिर्फ कारपेट एरिया के ऊपर ये प्रोविज़न। कारपेट एरिया के हिसाब से पैसे लेने हैं आपको। बिल्टअप एरिया कौन सा हो गया, इंक्लूड कारपेट एरिया प्लस वॉल थिकनेस अलॉन्ग विद अदर अनयूजेबल एरिया। सुपर बिल्टअप क्या हो जाएगा, एरिया प्रीमाइसी इज द टोटल सेलेबल एरिया विच इंक्लूड्स द कारपेट एरिया, इंक्लूड्स बालकनी एरिया ऑक्यूपाइड बाय वॉल्स, एरिया ऑक्यूपाइड बाय कॉमन, लिफ्ट, स्टेयर, इन सारों को मिला के सुपर बिल्टअप बोला जाता है। मेन अपना कारपेट एरिया यूज होएगा। तो कारपेट एरिया मतलब यूजेबल एरिया कौन सा होता है, बरामदे में कौन सा होता है, बरामदे में थोड़ी सा होगी। यूजेबल एरिया आपके रूम्स हैं, और बिल्टअप एरिया मतलब वॉल्स भी आ जाएंगी, और सुपर बिल्टअप मतलब सारा घर। उसके बाद आपको पढ़ना है कॉमन एरिया। कमेंसमेंट सर्टिफिकेट भी आपका इंपॉर्टेंट है। कमेंसमेंट सर्टिफिकेट मीन्स कमेंसमेंट सर्टिफिकेट, बिल्डिंग परमिट, कंस्ट्रक्शन परमिट, whatever name called issued by the competent authority to allow permit the promoter to begin development work। कमेंसमेंट नाम से पता चलता है कि इस घर के ऊपर तो अपना काम शुरू कर दे, ठीक है। अथॉरिटी ने आपको एक सैंक्शन कर दिया कि जा इस बिल्डिंग के ऊपर तू अपना काम करना शुरू कर दे, कमेंस कर। इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू अलाउ परमिट द प्रमोटर टू बिगिन डेवलपमेंट वर्क्स, अपना काम शुरू कर इस इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर। अब ऊपर एक वर्ड आया था कॉमन एरिया। कॉमन एरिया के अंदर से भी टॉपिक आ जाता है, क्वेश्चन पेपर के अंदर आ चुका 2 बार। कॉमन एरिया के अंदर क्या वर्ड लेंगे हम, कौन कौन सी चीज़ें लेंगे। इंटायर लैंड फॉर द रियल एस्टेट प्रोजेक्ट वेयर द प्रोजेक्ट इज डेवलप्ड इन फेसिस। इंटायर लैंड, स्टेयर्स ले लो, लिफ्ट ले लो, लॉबी ले लो, फायर एस्केप्स, कॉमन एंट्रेंस एग्जिट बिल्डिंग के, वो कॉमन एरिया के अंदर आ गया।
पार्क वगैरह, कोई प्ले एरिया, ओपन पार्किंग एरिया, वो सारा इसके अंदर आ जाएगा। और प्रीमाइसिस फॉर द लोडिंग ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड फॉर द मैनेजमेंट ऑफ प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग अकोमोडेशन फॉर वॉच वार्ड स्टाफ, लोडिंग ऑफ कम्युनिटी सर्विस पर्सनल, ये सारी आ जाएंगी। कोई इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर, सैनिटाइजेशन और एयर कंडीशनिंग, ये सारी जो आपने इंस्टॉलेशन करवाई हैं जहाँ पर, कई लोग इसको स्टेयर्स के नीचे करवा लेते हैं, बाहर करवा लेते हैं, बाहर एक अलग से जगह होती है उनकी, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर, सैनिटाइजेशन, ये सारा एक ही जगह इंस्टॉलेशन हो जाता है। वो वाला एरिया आपका ओपन एरिया हो गया। वाटर टैंक बड़ा होगा जहाँ पे आपका पानी की डिग्गी, सम्प, मोटर, फैंस, कंप्रेसर, ये सारे आपके इंस्टॉलेशन जहाँ पे होंगे। All community commercial facility is provided in the real estate project. All other portion of the project necessary for convenient for its maintenance, safety etc. ये सारी चीज़ें हम कॉमन यूज़ में अंदर ले लेंगे। नीचे इसने कॉमन इसी में से इसने क्वेश्चन बना दिया। क्या ओपन पार्किंग एरिया पार्ट ऑफ ए कॉमन एरिया? बिल्कुल, पार्किंग एरिया आता है इसके अंदर। कम्युनिटी और कमर्शियल फैसिलिटी भी आती है इसके अंदर, आती है, अभी अपन ने पढ़ा है। उसके बाद आपको पढ़नी है, बाकी तो सिंपल रीडिंग है, तो कुछ भी पूछ ले तो बता ही देंगे आपको, पढ़ अपने को कौन सा याद करनी है चीज़ें। फैमिली, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। अब इस चैप्टर के अंदर फैमिली का मीनिंग क्या है? फैमिली इंक्लूड्स हस्बैंड, वाइफ, माइनर सन, अनमैरिड डॉटर, ओनली डिपेंडेंट ऑन ए पर्सन, बस और कोई बंदा इसके अंदर नहीं आता। हस्बैंड वाइफ आ गई, उसका माइनर बच्चा आता है, अनमैरिड डॉटर आती है जो उसके ऊपर पूरी डिपेंडेंट है। अनमैरिड डॉटर चाहे मैरिड हो चाहे मतलब चाहे माइनर हो चाहे मेजर हो, लेकिन अनमैरिड होनी चाहिए, होली डिपेंडेंट होनी चाहिए उसके ऊपर। चलो नीचे वाला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। निशांत रिसाइड्स इन ए रेंटल अकोमोडेशन दिल्ली विद हिज वाइफ शिप्रा वर्किंग इन MNC एंड हिज मदर सुमित्रा, मदर तो आती नहीं, his daughter Tanisha, who has recently joined a private bank, and 2 sons, Nandish studying in MCOM final year, रवियांश attending school 12th standards। तो ये बच्चा माइनर इसके अंदर तो यही होएगा, रवियांश। MCOM वाला तो माइनर नहीं रहा अब। As per the RERA, who all are not included in the निशांत family? आंसर क्या आ जाएगा? फैमिली, निशांत फैमिली विल नॉट इंक्लूड मदर, मदर नहीं आई ना। तनिष्का अनमैरिड थी, उसमें तो अपने को देखना ही नहीं माइनर वगैरह। और नंदीश है, वो तो माइनर है ही नहीं। तो निशांत की फैमिली में कौन कौन आएगा? शिप्रा, उसकी वाइफ एंड माइनर सन। ठीक है, ये 2 जने उसके ऊपर आ गए। डॉटर के बारे में बताया ही नहीं हुआ ना इसके अंदर कुछ, कि डॉटर तनिष्का हु हैज़ रिसेंटली जॉइन ए प्राइवेट बैंक। देखो हाँ, यहाँ से तुम आइडिया लगाओ कि प्राइवेट बैंक में जॉब कर रही है यार, डिपेंडेंट तो होगी ही नहीं उसके ऊपर ये, तो ये भी नहीं आएगी ना। बस माइनर सन बचा था और उसकी वाइफ बची थी। ठीक है क्वेश्चन। चलो, गैरेज एरिया, गैरेज इज ए प्लेस विद इन द प्रोजेक्ट विद इन द रूफ वॉल्स 3 साइड्स ऑफ पार्किंग एनी व्हीकल बट डज नॉट इंक्लूड अनइंक्लोज्ड अनकवर्ड पार्किंग स्पेस सच एज ओपन पार्किंग एरिया। ओपन पार्किंग एरिया को गैरेज में नहीं इंक्लूड करते, थोड़ा सा इसको हाईलाइट करके रख लेना। इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी कोई भी लैंड, बिल्डिंग, राइट ऑफ वेज, लाइट, एनी अदर बेनिफिट अराइजिंग ऑफ लैंड जो अटैच टू अर्थ होते हैं, बट नॉट स्टैंडिंग टिम्बर, स्टैंडिंग क्रॉप और ग्रास। ग्रास को इमूवेबल प्रॉपर्टी में ना ले आना, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। डज नॉट इंक्लूड टिम्बर, स्टैंडिंग क्रॉप्स और ग्रास, इमूवेबल प्रॉपर्टी में ही नहीं आते, ये नहीं आते तो रेरा एक्ट में भी नहीं आते। यहाँ पर इंटरेस्ट की बात कर दी। क्या डज रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफर इन केस ऑफ प्रमोटर अलॉटी? 2 बार पढ़ लिया आपने ऊपर, सेम रेट है। प्रमोटर ने गलती करी, प्रमोटर सेम रेट से देगा, अलॉटी ने गलती करी, अलॉटी सेम रेट से, दोनों के ऊपर सेम रेट है इंटरेस्ट का। फ्रॉम विच डेट द इंटरेस्ट बिकम पेबल बाय द प्रमोटर, यहाँ से आप डिफॉल्ट करोगे। इन केस डिफॉल्ट बाय द प्रमोटर ही शैल बी रिक्वायर्ड टू पे इंटरेस्ट टू द अलॉटी फ्रॉम द डेट ही रिसीव्ड द अमाउंट, जहाँ से आपने क्या कर रखा था, अमाउंट पैसे ले रखे थे। रिसीव्ड द अमाउंट टिल द डेट अमाउंट पार्ट इंटरेस्ट इज रिफंडेड टू, जहाँ से आपने उससे पैसे लिए थे, जब पैसे लिए थे तब से लेके जब पे करोगे, बस ये 2 डेट ले लेना। अलॉटी ने अगर डिफॉल्ट करा, ही शैल रिक्वायर टू पे इंटरेस्ट टू द प्रमोटर फ्रॉम द डेट ही डिफॉल्ट द पेमेंट टू प्रमोटर टिल द डेट इज पेड।
डिफ़ॉल्ट अलॉटी ने करा है ना, अलॉटी ने डिफ़ॉल्ट करा तो ही शैल बी रिक्वायर्ड टू पे इंटरेस्ट टू द प्रोमोटर फ्रॉम द डेट व्हेन ही डिफ़ॉल्ट द पेमेंट टू द प्रोमोटर। जब डिफ़ॉल्ट करेगा तब दे देगा। उसके बाद इंटरनल डेवलपमेंट वर्क कौन से होते हैं? इंटरनल डेवलपमेंट वर्क कोई भी रोड, फुटपाथ, वाटर सप्लाई, सीवर, ड्रेन्स, पार्क, ट्री प्लांटिंग, स्ट्रीट लाइटिंग, ये सारी आपकी इंटरनल डेवलपमेंट वर्क के अंदर आ जाएंगी। वाटर, एनर्जी मैनेजमेंट, फायर प्रोटेक्शन, फायर सेफ्टी रिक्वायरमेंट, ये सेक्शन प्लान के अकॉर्डिंग आपको ये चीज़ें बनानी पड़ती है ना। वाटर की फैसिलिटी, रोड, वेस्ट मैनेजमेंट कैसे होगा, ये सारा कुछ। चलो आगे अपने आता है ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट। Occupancy certificate means occupancy certificate by whatever name called issued by a competent authority permitting occupation, कि आप ऑक्यूपाई कर दो बिल्डिंग के अंदर, ऑक्यूपाई करना स्टार्ट कर दो। For any building provided under local law which has provision for civic infrastructure such as water, sanitation, electricity, इनको बोलता जाता है ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना। इन चीज़ों के लिए कि आप वाटर का काम, सैनिटाइजेशन, इलेक्ट्रिसिटी का काम शुरू कर लो वहाँ पे। चलो आप पढ़ते हैं। अभी अपने 2 सर्टिफिकेट पढ़ लिए, दोनों में डिफरेंस क्या है फिर? सबसे पहले अपने पढ़ा था कंप्लीशन सर्टिफिकेट, अब है ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट। ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट व्हेन इशूड बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी परमिट द ऑक्यूपेशन ऑफ अपार्टमेंट हैज़ प्रोविजन फॉर सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि वाटर, सैनिटाइजेशन, इलेक्ट्रिसिटी। और कंप्लीशन सर्टिफिकेट क्या था? वो सर्टिफाई करता है कि तेरा प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है। ये कंप्लीशन सर्टिफिकेट है। कंप्लीशन सर्टिफिकेट मतलब when issued by the competent authority certify completion of entire project, तेरा पूरा काम कंप्लीट हो चुका as per the sanction plan। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस है। ये प्रमोटर तो बिल्डर को बोलते हैं। Does the definition of promoter includes public bodies such as a development authority? एक्ट कवर ऑल, प्राइवेट पब्लिक दोनों का कवर करता है प्रमोटर बिल्डर्स। बाकी सिंपल है, सिंपल रीड कर सकते हैं आप बिल्कुल। इम्पोर्टेंट मैंने आपको बता दी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको।